श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं उदय पंचांग से दिए जाते हैं। छवि तथा छवि ध्वनि और जन्म विवरण एक्सरसाइज के लिए वह गूगल से लेते हैं और साथ ही साथ यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से आप तक हम बहुत सफल पूर्वक पहुंचा पाने में सफल हो। दैनिक पंचांग पंचांग के 5 अंक होते हैं, उसी तरह इस दैनिक पंचांग के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबद्ध है और यह इसके पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से पहला भाग संबद्ध है और इसी में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर अब लघु पंचांग इस दैनिक पंचांग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है, जिसे तारा बल कहते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है स्थायी रूप से और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए कैसे दिन होने के संकेत, इसे ताराबलन कहते हैं। और ये मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो जातक के जीवन भर का के बारे में विभिन्न ग्रहों के फल से संबंधित जानकारी देता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग राशि के अनुसार, इसे चंद्रबलन कहते हैं। जन्म राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है, यानी चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में विराजमान है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन होने के संकेत। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है और यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, पूजा पाठ तथा प्रथम बार कार्य आरंभ करने के लिए इस संबंध में किसी कार्य की शुभता में वो कायम रखने के लिए यह इसका उपयोग होता है। काफी उपयोगी है, चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। और 5वां अंतिम भाग अंकों के जन्म में, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ ही खेलते बढ़ते हैं। अंक से ही हमारी गुणवत्ता साथ होती है, अंकों के पीछे ही भागते हैं और अंक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और इस प्रकार अंकों के सानिध्य में और अंक हमारे सानिध्य में हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अंक हमारे लिए विरोधी नहीं होते हैं और वे अंक उसी अंक को पहचानना अंक ज्योतिष का काम, जो हमें बाधा विघ्न दे रहे हैं, जो असंतुलित होकर हो रहे हैं और हमें परेशानी में डाल। अंक ज्योतिष की सीखना बहुत आसान है, चूंकि 1 से 9 अंक के बीच का ही है, इसलिए अंक ज्योतिष पर हम संक्षिप्त चर्चा, साथ ही साथ इसमें यह भी चर्चा करेंगे कि विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं शुभता के बारे में। तो हर भाग, हर प्रस्तुति से महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है, रोचक होने वाला है और आपको के लिए उपयोगी साबित होने वाला। तो हमारे साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि हर भाग हम आपके लिए लेके आए हैं रोचक बनाकर, आपके लिए उपयोगी भी बना। तो चलिए पंचांग में के दैनिक पंचांग में जाने के पूर्व थोड़ी सी चर्चा। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने के का माध्यम है, किंतु ये इसकी महत्ता उससे अधिक है।
यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब अपने जीवन में पंचांग के महत्ता को देखते हुए जीवन में पंचांग का अनुसरण करें और शांति, समृद्धि और सकारात्मक संचार जीवन में सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं प्रस्तुति के मुख्य भाग में, पहले भाग। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का दिनांक 25 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष कृष्ण, पक्ष शुक्ल, काका संवत 1947, विश्व वसु विक्रम संवत 2082, कलायुक्त और कलयुग का 526वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:53 पर, सूर्यास्त 5:13 पर, सनराइज एट 5:50 PM एंड सनसेट एट 5:15 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभता। पंचांग के 5वां अंक, वार शनिवार, तिथि देर रात्रि 3:48 तक चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:51 तक अनुराधा जो शनि देव का नक्षत्र है, जिनके स्वामी शनि देव बनते हैं। उसके बाद ज्येष्ठा जिनके स्वामी बुध देव बनते हैं। योग प्रातः 5:56 तक सौभाग्य, उसके बाद सौभग, प्रातः 5:55 तक सौभाग्य और उसके बाद शोभ। करण अपराह्न 2:34 तक वनिज, तत्पश्चात कल भोर में 3:48 तक वृश्चिक भद्रा और उसके बाद पौ। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 रोग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। ओम नमः शिवाय। तो आज जब तक चतुर्थी तिथि है तब तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पे है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद कैलाश पर्वत पर जाते हैं पंचमी तिथि जैसे ही आरंभ होता है, यानी देर रात्रि 3:48 के बाद, जो कि सुखद है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:11 से 11:56 तक, अमृतकाल देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:54 से 2:42 तक, रवि जो प्रातः 7:51 से 5:54 कल प्रातः तक यानी सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:27 से 2:12 तक, गोधूली बेला संध्या 5:13 से 5:39 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से 11:59 तक और रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल, सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 8:43 से दिन के 10:08 तक, गुलिक काल प्रातः 5:53 यानी सूर्योदय से 7:18 प्रातः तक, यमगण अपराह्न 12:58 से 2:23 अपराह्न तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:08 से 3:56 अपराह्न तक और भद्रा अपराह्न 2:34 से कल भोर में 3:48। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, जो शत्रु के नक्षत्र में आ चुके हैं, और बुध देव तुला राशि से वृश्चिक में आ चुके हैं, जो मंगल की राशि। इस प्रकार बुध देव का और शुक्र देव का आपस में राशि परिवर्तन समाप्त होता है। अंश के अनुसार यदि देखें तो मंगल देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए वृद्धावस्था की ओर है, और बुध देव बृहस्पति देव ये बाल्यावस्था की ओर है, क्योंकि बाल्यावस्था में है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन हुआ है। और शनि देव वो है
कपरी चल रहे हैं, इसलिए वे अपने अंश का ह्रास कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, इसलिए ये बाल्यावस्था। शेष ग्रह शक्तिशाली। मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, अपनी राशि में कोई ग्रह। और शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह और सम नक्षत्र में 5 ग्रह है, अपने नक्षत्र में 1 ग्रह। केतु, सूर्य, मंगल, बुध स्वतंत्र ग्रह है, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 5 ग्रह है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग के प्रश्न। आज कोई राशि परिवर्तन नहीं। अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। नक्षत्र के अनुसार आज के नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे हम ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष जो ऑरिजेंटल कॉलम है उसमें नक्षत्रों के नाम है। यह चंद्रमा के गोचर से बताता है कि चंद्रमा का गोचर आज कहाँ होने वाला। और ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है यह विभिन्न व्यक्तियों के जो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का नाम। और इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम को मिलाकर हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल रोज को ये मिलाकर हम देखते हैं कि आज विभिन्न नक्षत्रों में जन्म जातक की कैसे कुल 9 स्थितियां बन सकती है। जन्म जब आपका तारा आज का जन्म स्रोत में हो, संपत में हो, विपत में हो, क्षेम में, प्रत्ययी, साधक, नैधन्य, मित्र या अति मित्र में हो सकती है। यही 9 स्थितियां बन सकती है, इससे 10वां स्थिति नहीं बनने की संभावना। जब भी आपका आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में इंगित करे तो इसका मतलब है कि आज दिन आपके शुभता के संकेत। वही इसके विपरीत यदि जन्म विपत, प्रत्यय या नैधन्य में हो तो अशुभता के संकेत। जब भी अशुभता के संकेत मिले तो हमें दैनिक कार्य में सावधानी रखनी चाहिए, विशेष कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य आरंभ न करें जिसमें हमें शुभता की अपेक्षा। हम अच्छे मुहूर्त का के लिए इंतजार करें और प्रयास करें कि इस अच्छे मुहूर्त में जब चंद्रमा अच्छे गोचर की स्थिति अच्छी हो तो वैसी स्थिति में उन कार्यों का निष्पादन करें ताकि हमें शुभता मिल सके। चंद्रमा ताराबलम चंद्रमा से के संबंध में बताता है, किंतु यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति जातक के सभी ग्रहों के बारे में, पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। ताराबलम चंद्रमा के बारे में बात करता है और केवल आज की बात करता है। नवतारा चक्र पद्धति जिस पद्धति पर आधारित है ताराबलम, वह सभी ग्रहों के बारे में बताता है और सभी ग्रह कैसे फल देंगे यह बताता है। इससे यह पता चलता है कि किस दशा महादशा का फल अच्छा होगा, किस महादशा फल का अच्छा नहीं होगा, चुनौती भरा हो सकता है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे और उस विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितना शुभकारी अशुभकारी, कितना चुनौती भरे। और यह नवतारा चक्र पद्धति जो मूल रूप से जिस सिद्धांत पर आधारित है वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो वैसी स्थिति में कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह हैं। फिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को, सभी 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया। 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रखा गया और यह सूची इस प्रकार, पहला से 9वां तक एक सूची, एक जगह, दूसरे में 10वां से 18वां, तीसरे श्रेणी में 19 से 27वां। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य,
चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया, यानी पहला केतु को हर सूची में से पहला जो नक्षत्र हुए उनका स्वामित्व मिला, यानी केतु देव पहला 10वां और 19वां नक्षत्र के स्वामी बने। शुक्र देव दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के स्वामी बने। तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव बने। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामी बुध देव। और यह सूची इस प्रकार हुई, आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, इसे सहेज कर आप रख सकते। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखें। चंद्रमा सॉरी आज हाँ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज जन्म कुंडली में है उस नक्षत्र को पकड़ते हैं और वह नक्षत्र के स्वामी कौन। और जब हम उस नक्षत्र को पकड़कर आगे बढ़ते हैं तो जो नक्षत्र के स्वामी जो बनते हैं पहला ग्रह बनते हैं। और घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए दूसरे ग्रह, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें ग्रह पर जाते हैं। तो पहला ग्रह जन्म नक्षत्र जन्म ग्रह हुआ। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह की सूची हम अलग बना लेते हैं और यही जातक के लिए फलों का देते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभकारी होते हैं। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह बनते हैं वे शुभकारी होते हैं। इस प्रकार यदि हम पहले से जान गए कि कौन ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, तो क्या किस महादशा का फल अच्छा होगा, किस महादशा का फल अच्छा नहीं होगा, या क्या हम अग्रिम रूप से नहीं जान सकते। और जब जान सकते हैं तो सभी शुभ कार्यों का संपादन, निष्पादन हम शुभ ग्रह की दशा में कर सकते योजनाबद्ध तरीके से। और फिर अशुभ ग्रहों की स्थिति में अशुभ फल जहां चुनौती होनी है, चुनौतीपूर्ण समय आने हैं, अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, वहां मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं उसको सामना करने। उसी तरह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, यह सब हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली में संपत्ति के ग्रह जो होते हैं, दूसरा ग्रह, वे कहाँ बैठे हैं उससे संबंध वृद्धि यदि किया जाए तो हो सकता है संपत्ति की संभावना ज्यादा। और इस तरह से हम ग्रहों से संबंधित हम जानकारी, अग्रिम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं। आरंभ परिवार से होता है, फिर समाज से, रिश्तेदार से, समाज से, और फिर कार्यस्थल से, आदि आदि। हम यदि जो जिस व्यक्ति से बिजनेस पार्टनर कर रहे हो या जो व्यक्ति दूसरे तरफ है उनसे यदि संबंध देखने का प्रयास करें तो उनके नक्षत्र को यदि जान जाए कि किस नक्षत्र, जन्म ग्रह कौन सा है, जन्म नक्षत्र कौन सा है, तो फिर हम अपने ग्रह को पहचान कर उनसे कैसा संबंध रहेगा यह हम जान सकते हैं। और यह हमारे निर्णय को उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, उनके साथ अन्य संबंध करने के लिए यह निर्णय क्षमता को हमारा बढ़ाता है और सुदृढ़ करता है। संक्षेप में बता दें कि आज उदाहरण के तौर पर आज शनि का नक्षत्र लेके चलते हैं। शनिवार का दिन है। शनि के नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हुआ, पुरुष, अनुराधा योगता भाद्रपद में, तो वैसी स्थिति में शनि पहला ग्रह बने, बुध दूसरा, केतु तीसरा, शुक्र चौथा, सूर्य पांचवा, चंद्रमा छठा, मंगल सातवां, राहु आठवां, बृहस्पति नौवां। और इस शनि में जन्मे जातक के लिए, शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शनि देव जन्म ग्रह बने। और बुध, शुक्र, चंद्र, राहु और बृहस्पति के क्रम से शुभकारी ग्रह हुए। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह बने। वहीं शनि देव, केतु, सूर्य और मंगल यह शुभकारी, क्योंकि ये क्रम से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह बने। इस प्रकार हम ग्रहों को पहले पहचान कर हम उसका
पहचान सकते हैं और उसी अनुरूप हम अपने योजनाबद्ध तरीके से कार्य को कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे संक्षिप्त परिचय। और नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी है। यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति की जो अद्भुत पद्धति है उस पर हमने वीडियो अलग से पोस्ट किया है। आशा करते हैं कि यह उपयोगी होगा। और इस प्रस्तुति में, इस वीडियो में जो हमने पोस्ट किया है उसमें भगवान राम, मां सीता तब पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है और विवेचना करने का प्रयास किया है कि इनके ग्रह क्या बता रहे थे और किस प्रकार इन्होंने इनके आपस के संबंध बने। तो आप भी देखें और उससे लाभान्वित। अब आपको ले चलते हैं वापस ताराबरम। ताराबरम आज का चंद्रमा 7:51 तक सुबह में अनुराधा नक्षत्र में, उसके बाद वे ज्येष्ठ नक्षत्र में जाते। तो प्रातः 7:51 तक यदि हम भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के बारे में देखें तो कल की जैसी स्थिति थी, नैधनी में है और उसके बाद मित्र बन। वहीं अश्विनी, माघा, मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मित्र की अवस्था में थे और अति मित्र बनते। इस प्रकार दोनों शुभकारी होते हैं। केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए यानी अश्विनी, माघा, मूला के, लेकिन भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए नैधन की स्थिति पहला भाग बनता है, उसके बाद मित्र की स्थिति बनती है जो कि शुभ है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग संपत्ति का है और दूसरा भाग विपत्ति का है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने नक्षत्र के अनुसार आज देख सकता है कि आज के दिन उनके कैसे भी संकेत मिले नक्षत्र के अनुसार, और उसी अनुसार अपना दैनिक कार्य में या विशेष कार्यों में का आयोजन, दैनिक कार्य में सावधानी या उल्लास, उत्साह कार्य कर सकते हैं और चुनौती की स्थिति में सावधान रह सकते हैं। अब आज का तारा आपका जो नौ स्थिति बनती है, जो नौ तारा हम बोलते हैं, ये नौ स्थिति जो बनती है उसमें जो अशुभ स्थिति है उसका परिहार, तो हमने आरंभ में भी कहा था, पुनः कह रहे हैं कि परिहार की तरफ नहीं जाए, क्योंकि जो भी उपाय किताबों में लिखे हैं उनका कहीं की संतुष्टि नहीं। जानकारी आप रख सकते हैं लेकिन इसे उपयोग न करें या जोखिम न लें। आज का तारा यदि जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, यह किताबों में है। विपत्ति है तो गुड़ का दान, प्रतिदिन है तो नमक का दान, नैधन्य है तो मूर्त को त्यागे, मजबूरी हुई दिल से ही स्वर्ग। तो हम यही सलाह देते हैं कि जोखिम न लें। कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए आपके चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो सकते हैं, फिर वापस शुभ स्थिति में आएंगे। तब आप अपने जो लंबित कार्य है, शुभ कार्य, लंबित कार्य पेंडिंग है, उसमें शुभता लाने हेतु आप उस पर कार्य कर सकते, आरंभ कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं तीसरे भाग में, राशि के अनुसार आज के दिन कैसे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करते हुए नीच में है और ये आज राशि परिवर्तन नहीं, इस पद्धति को चंद्रबलम कहते हैं। और यह आप देखें तो वृश्चिक नीच राशि में होने के कारण चंद्रमा जिन व्यक्तियों के लिए शुभकारी, जिन राशियों के लिए शुभकारी है, यहाँ आपको बता दें कि आप जो का फलित देखेंगे आप अपने राशि के अनुसार देखेंगे, लगन के अनुसार नहीं। यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए वही आपकी राशि। तो आज वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। 23 राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है, इसलिए सावधान रखें। कार्यस्थल पर सावधान रहें, वाहन चलाते समय सावधान रहें और सावधानी हटी दुर्घटना। इष्ट देव का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको चौथे भाग में लेकर आते हैं।
चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह एक प्रकार का मुहूर्त बताता है। शुभ कार्य करने में इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा से संबंध हो या पहली बार कार्य किए जा रहे हो या अन्य कार्य हो। कार्य में शुभता लाने हेतु चौघड़िया का उपयोग किया जाता है। यदि हम आप कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो या नहीं देख पाए तो कम से कम अपने कार्यों में शुभता लाने हेतु हम चौघड़िया को जरूर दें और इसका उपयोग। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग YouTube पर पोस्ट डाला है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में हम बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए सभी जो केवल 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ, 8वां चौघड़िया वही होता है जो आरंभ का होता है, यानी जो आदि का चौघड़िया होता है वो अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया बनते हैं। इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और हर साप्ताहिक का दिन के शासक ग्रह 7 विभिन्न ग्रह हैं और ये 7 विभिन्न ग्रह विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, उपयोगी होते हैं, फलदायी। तो ऐसी स्थिति में हर चौघड़िया ग्रह से संबंध रखते हुए विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन आदि के लिए उपयोगी होता है और हम उसका उपयोग करते हैं। चौघड़िया इस प्रकार उपयोगी बन जाता है। किंतु दिन का चौघड़िया वह राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है और रात का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी अशुभता से अधिप्यार की स्थिति बने तो उस जो चौघड़िया है उसका त्याग करना चाहिए और शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। तो अब आपको एक जानकारी देते हैं जो आपने अनुभव के आधार पर हमने पाया, जो अपने रिसर्च में पाया है कि दिन का चौघड़िया क्योंकि दिन सूर्य का होता है और सूर्य शत्रु और शनि में शत्रुता बनी रहती है, इसलिए शनि का जो चौघड़िया होता है काल चौघड़िया, वह हमेशा काल बेला से ग्रसित। तो शनि का चौघड़िया जब भी होगा दिन में वह काल बेला से ग्रसित होगा और रात्रि में बुध और चंद्रमा का संबंध शत्रुता का है, इसलिए बुध का जो चौघड़िया होगा वो रात में बुध का चौघड़िया वो काल रात्रि से ग्रसित होगा। आप अपने कुंडली में वो देख सकते हैं और लगा सकते हैं। आज का चौघड़िया देखते हैं कि आज का चौघड़िया कैसा है। तो शनिवार का दिन है, काल चौघड़िया से दिन आरंभ है क्योंकि शनि से संबंध रखते हैं और आप देखें कि यह काल बेला से ग्रसित। आज आदि का चौघड़िया, ये चौघड़िया काल चौघड़िया है, अंत का चौघड़िया भी काल चौघड़िया है, इसलिए आदि के चौघड़िया में काल बेला और अंत का चौघड़िया भी काल बेला से ग्रसित है और बीच का रोग चौघड़िया जो 8:43 से 10:08 तक है वो राहु काल से ग्रसित है और लाभ चौघड़िया जो 12:58 से 2:23 तक है वार बेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया अपने बारे में भी कहा था कि बुध देव का चौघड़िया जो होता है रात्रि में तो वह काल रात्रि से ग्रसित। आज भी काल लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त है, इसलिए वह काल रात्रि से ग्रसित। तो कुल 6 चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त है, इसलिए उसका परित्याग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो चौघड़िया है कुल 6 चौघड़िया अशुभ स्थिति में है, इसलिए इनको जो है परित्याग कर त्याग कर आगे बढ़। अब आपको ले आए हैं अंकों की दुनिया। अंक जो है तो ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंकों के साथ ही चलते बढ़ते हैं, अंक के पीछे हम भागते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और इस प्रकार अंकों की दुनिया में हम अंकों के साम्राज्य में ही रहकर हम शुभ और अशुभ स्थिति को पाते हैं और वैसी स्थिति में अब कुछ चुनौती भी आ सकती है।
जब भी अंक असंतुलित होते हैं चुनौती देते हैं। तो चलिए चर्चा थोड़ी कर लेते हैं कैसे चुनौती। अंक ज्योतिष में जो अंक काम करते हैं वो 1 से 9 होते हैं। 10वां अंक नहीं होता। शून्य अंक को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये अंक 2 अंक से ज्यादा अंकों वाले समूह आएंगे तो क्या करें। वैसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक अंक जब भी हमारे समक्ष आ जाए तो उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं सिंगल डिजिट। और 1 से 9 के अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो कि मध्यम का अंक है, बैलेंस है। 1 से 9 के बीचों बीच आता है, इसलिए इसे इसे शक्तिशाली अंक माना जाता है। यह सभी अंकों को बैलेंस करता है। सभी अंक के राजा के शासक ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6वां का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और शासक ग्रह इनके अलग अलग होते हैं। 1 के राजा, या इनको कहें, इन अंकों को विशेष नाम से उनकी उपयोगिता के अनुसार बुलाया जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, बुध को राजकुमार से या कुमार से, सॉरी बुध को नहीं, 5 को, और 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें ईश्वर द्वारा, या ऐसे कहें कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें आगे घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, उन व्यक्तियों से। 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर चाकर तथा न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, पुलिस, ये सभी हम उनके नामों से जानते हैं। और इनके उपयोगिता के अनुसार जो नाम है उनको आपस में भी देखा जाए तो आप समझ सकते हैं, हम आप आकलन कर सकते हैं कि उनके में आपस के संबंध कैसे। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त में कुछ अंक प्रदान होते हैं जो कि स्थिर होते हैं और यह जन्म तिथि के रूप में, ये बदलते नहीं। और जैसा हमने कहा था कि जब ये अंक 1 से 2 ज्यादा अंक होते हैं तो हम एक अंक पर परिवर्तित करते हैं। तो जन्म तिथि को जब एक अंक पर परिवर्तित करते हैं तो वह मूलांक कहलाता है। माह को जब करते हैं, माह तिथि, माह वर्ष को जब करते हैं और जोड़ते हैं, जोड़कर एक अंक पर परिवर्तित करते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है। साथ ही साथ बोलचाल की भाषा में मूलांक को ड्राइवर कहते हैं और कंडक्टर को भाग्यांक बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इन अंकों से, जन्म तिथि से कुछ और अंक निकलते हैं एंजल नंबर। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर महिला पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं और एक अंक पर परिवर्तित कर उनके अलग मायने होते हैं, उससे विवेचना की जाती है। इसी से एंजल नंबर बोला जाता है, कुआं नंबर भी बोला। साथ ही साथ एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर होता है जो कि तिथि और माह को एक अंक पर परिवर्तित कर फिर जोड़कर फिर एक अंक पर परिवर्तित करते हैं। वह हमें बाहरी व्यक्तित्व बताता है। तो ड्राइवर बताता है मेरा आंतरिक व्यक्तित्व, कंडक्टर हमारे जीवन के बारे में बताता है कि कौन सा कार्य करेंगे, कहाँ उनके इशारा है। और और एंजल नंबर वह वर्तमान परिस्थितियों को, वातावरण को दर्शाता है और एटीट्यूड नंबर हमारे बाहरी व्यक्तित्व को। तो ये सभी अंक जो है स्थिर होते हैं, बदलते नहीं। प्रश्न उठता है कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुता हो तो उसे संतुलित कैसे किया जाए। तो अंक 2 प्रकार के होते हैं। पैरास्टैटिक अंक जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, जो बदले नहीं जा सकते। दूसरा डायनेमिक अंक
वैसे अंक जो हम बनाते हैं, और हम बदल सकते हैं कुछ हद तक, हमेशा नहीं बदला जाता। इसलिए कुछ अंक, कुछ जो होते हैं डायनेमिक अंक, हमेशा स्थिर भी रहते हैं, और कुछ डायनेमिक अंक बदलेंगे जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम ऐसे अंक को पहचानने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देता हो, और वह एक तरह का स्थिर हो जो बार बार बदलेगा। क्योंकि जब बार बार बदलेगा तो वो विभिन्न प्रकार का ऊर्जा देगा जो हमारे लिए निगेटिव हो। अब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें वरदान से मिला जन्म तिथि माह और वर्ष, जो धरती पर ईश्वर देव में हमें नाम देते हैं। और नाम का जो पहला अक्षर है वह भी शत्रु यदि मूलांक और भाग्यांक का हुआ तो फिर समस्या होती है, क्योंकि नाम के पहले अक्षर से ही हमारी चेतना जाती है, ऊर्जा वहीं से जाग जाती है और कार्य करना लगता है। तो आप देखेंगे नाम जो होता है वह आरंभ हमारे धरती पर जो देवता है, माता पिता, हमारे पूर्वज, वह देते हैं, और नामांक उसी से निकलता है। यानी आप आश्चर्यचकित होंगे नामांक कैसे निकलता है। यहाँ नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है और उसी से वह निकलता है। उन अक्षरीय अंक को, अंक उनके अंकीय मूल्य को हम उन अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर देते हैं और जोड़ते हैं, जोड़कर एक अंक परिवर्तित करते हैं। और वह यदि यह देखने की बात है कि जो पहला अक्षर का अंक होता है वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। साथ ही साथ जो अंतिम योग होते हैं, अंतिम परिणाम आते हैं कलंक के, वह भी शत्रु नहीं। तभी आपस में तालमेल हो सकता है। और नाम बदलने की जो प्रक्रिया है बस इतनी ही है कि आप नाम को में स्पेलिंग को डालें, अंक बदलें और जोड़े, घटाएं अंक, ताकि आपका अंक जो है संतुलित अंक हो। जीवन में जब भी हम अंक कोई भी लें, पूरे जीवन, चाहे वह मकान संख्या हो, गाड़ी संख्या हो, अ, मोबाइल हो, आदि आदि, यह सुनिश्चित कर लें कि हमारे लिए वे अंक जो है जो वे दे रहे हैं वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। हम वैसे शहर में अपने जब भी हम पोस्टिंग लेंगे जो हमारे मूलांक और भाग्यांक का शत्रु होगा, क्योंकि जब हम नाम को अंकों में परिवर्तित कर सकते हैं तो शहर के नाम को भी कर सकते हैं, गाड़ी संख्या जो अल्फा न्यूमेरिक होता है उसे भी कर सकते हैं, पासवर्ड ऐसा बनाए जो हमारी कृति होती है कि वो मूलांक भाग्यांक का शत्रु, आदि आदि। तो आरंभ में ही जब नामकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, यदि उस समय भी यदि नाम को ठीक करके ऐसा दिया नाम दिया जाए जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो, तो वह जातक का जीवन में असंतुलित अवस्था कम है। अब आप आतुर होंगे यह जानने को कि आखिर शत्रु अंक कौन कौन। तो हर अंकों के शत्रु अंक की सूची आपके सामने प्रस्तुत। एक के 8, दो के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8 9। पांचवा अंक ऐसा होता है जो संतुलित अंक होता है। यह संतुलित सभी अंकों को संतुलित करता है, सबसे शक्तिशाली होता है, इसके कोई भी शत्रु नहीं। एक सूची और आपके समक्ष प्रस्तुत है, और वह है नाम के पहले अक्षर, मतलब हर अंक का जो शत्रु अक्षर है, यानी नाम का पहला अक्षर। अगर मूलांक भाग्यांक से आप देखें तो नाम का पहला अक्षर यह नहीं। उसी तरह से गाड़ी में भी हम उसे उपयोग कर सकते हैं। तो नाम का पहला अक्षर एक मूलांक वाले के लिए, जैसे अगर मूलांक भाग्यांक 1 हो तो उसका नाम का पहला अक्षर एफ पी नहीं होना चाहिए, नहीं तो 8 पर चला जाएगा जो सतुत आता है। और इसी क्रम में हम धारण करते हैं। हमने जो जन्म तिथि ली है यह उमेश यादव के लिए है, जो इंडियन क्रिकेटर। तो उमेश जी को
हार्दिक बधाई जन्मदिन की। और उमेश नाम से अक्सर पुकारा जाता है, इसलिए पहला नाम ज्यादा प्रभावी होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर हमने पहला नाम ही दिया है, जगह का और स्थान की कमी के कारण। और इस तरह से हम आकलन करते हैं, यह काफी उपयोगी होता है। जातक के बारे में यदि देखें तो जातक का रनिंग उम्र 3 है और मूलांक 7 था। भाग्यांक 6। रनिंग एज इनका 3 है। 3 और 6 आपस में शत्रु हैं। यहां तक कि 7 जो मूलांक है, भाग्यांक इनका 6 बनता है और मूलांक इनका 7 है। 7 और 3 आपस में दुश्मन है, इसलिए यह वर्ष जो इनका है, जो जो वर्ष अब आज से इसका आरंभ हुआ है, वह थोड़ा समस्या देकर दे जा सकता है। सावधान रहे, इन परेशानी दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज अंक क्या बोल रहे हैं इस पर चलो। आज के अंक 25/10/2025, आज का मूलांक 7 बनता है और भाग्यांक 8 हो। तो विभिन्न मूलांक वाले जातक, यानी किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए 8 के साथ संबंध कैसा है, यह देख। तो 8 किसी का दोस्त नहीं, तक मित्रता बहुत कम, मित्रता बिल्कुल नहीं है। केवल 5, 6, 7 अंक से इसका तटस्थ न्यूट्रल, मित्र नहीं है। वैसी स्थिति में आप देखें, 1 का 8 शत्रु, इसलिए 2 का 8 शत्रु, 3 का 8 शत्रु, 4 का 8 शत्रु, और यहाँ तक कि 8 का 8 शत्रु है और 9 का भी 8 शत्रु। तो वैसी स्थिति में आज जो दिन है पूरा असहज होगा आपको, अच्छा नहीं लग संकेत दे रहा है। विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक है, केवल 5, 14, 23 तारीख को जो दिन किसी माह के लिए है, 6, 15, 24 और 7, 16, 25 तारीख को जिनका जन्म है, उनके लिए दिन साधारण होने की संभावना है। शेष तिथियों वाले सावधान रहे, अशुभता के संकेत में। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति हमारी यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी हो, ज्ञानवर्धक रहा, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहे अभी तक, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभ। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करते हुए कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में शुभता ला सकें, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।